नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम हिंदी स्पर्श कक्षा 10वीं का पहला पाठ बड़े भाई साहब जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। वे हिंदी उर्दू के महान कथाकार थे। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं, मानवीय मूल्यों और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके जो एक और नाम था नवाब राय, जिसमें वो उर्दू में साहित्य लिखा करते थे। यदि उनकी प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये इनके उपन्यास हैं। कर्मभूमि, पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, है ना, बूढ़ी काकी, ये इनकी कहानियां हैं जो कि मानसरोवर के भाग 1 और 2 में संकलित है। 300 से अधिक मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है और 12 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इसीलिए ये गद्यकार हैं और कथा साहित्य के मतलब कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट की उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा आप देखेंगे लिखा गया है, साहित्य समाज का दर्पण है और हमें चाहिए कि हम समाज को सही दिशा दिखाएं। ये मुंशी प्रेमचंद जी के विचार हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को सच्चाई और जागरूक करने के लिए भी होता है, सच्चाई दिखाने और जागरूक करने के लिए। तो चलिए पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसा कि तजुर्बा, तजुर्बा एक उर्दू लफ्ज है जिसका अर्थ होता है अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं। नसीहत, शिक्षा और उपदेश। घमंड का अर्थ होता है अहंकार। अव्वल का अर्थ होता है प्रथम। फजीहत का अर्थ होता है अपमान करना। बुनियाद का अर्थ होता है आधार, यानी कि नींव, बुनियाद किसी चीज का, बेस। अनुशासन का अर्थ होता है नियमों का पालन, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ये जो कहानी है बड़े भाई साहब, बहुत ही मतलब बाल मनोविज्ञान को देखते हुए ये कहानी लिखी और उसके अंदर एक बहुत प्यारा संदेश दिया है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, असल शिक्षा क्या होती है, सिर्फ रटंत विद्या का विरोध, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र इसमें है बड़े भाई साहब और छोटा भाई जो कथावाचक है। बड़े भाई साहब कैसे हैं, उनकी क्या व्यक्तित्व जो है उनका कैसा है, क्या विशेषताएं हैं। कई बार इस प्रकार से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गंभीर और अनुशासन प्रिय। देखिए मान लीजिए अगर आपका प्रश्न आता है कि बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपने लिख दिया गंभीर और अनुशासन प्रिय, आप इसको आगे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बड़े भाई साहब गंभीर और अनुशासन प्रिय थे, वह हमेशा पढ़ाई लिखाई करते थे और अनुशासन उन्हें बहुत पसंद था। अपने छोटे भाई को भी अनुशासन में रहना सिखाना चाहते थे। इस तरीके से पहला पॉइंट लिखकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा, पढ़ाई को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। यानी कि इसको अगर हमें पॉइंट बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे कि जीवन में पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, हम ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, छोटे भाई को हमेशा समझाते रहते थे, जिम्मेदार थे और स्नेही थे, मतलब प्रेम भी करते थे, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करते थे। छोटे भाई कैसे थे, छोटे भाई चंचल और खेलकूद प्रेमी थे, बहुत ही चंचल थे, नटखट थे और खेलकूद को बहुत प्रिय उनको था। खेलकूद कम पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते थे। बड़े भाई का सम्मान करते थे, सरल और निष्कपट थे, मतलब बहुत सरल स्वभाव के थे, कोई भी चालाकी उनके मन में नहीं थी। अब हम देख लेते पाठ का परिचय कि पाठ है क्या, किस प्रकार का पाठ है। तो बड़े भाई साहब एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। अब हास्य व्यंग्यात्मक का क्या अर्थ होता है, हास्य व्यंग्यात्मक का अर्थ होता है जिसमें हंसी के द्वारा किसी पर व्यंग्य किया गया हो, कटाक्ष किया गया हो, मतलब टोंट मारना जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, तो वो व्यंग्य किया गया है। इसमें दो भाइयों के स्वभाव, पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण और भाई भाई के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी का कथावाचक, कथावाचक मतलब कहानी को सुनाने वाला छोटा भाई है
जो खेल कूद में अधिक रुचि रखता है, जबकि बड़ा भाई अत्यधिक मेहनती और अनुशासन में विश्वास रखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ का विस्तृत सारांश पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहानी में दो भाई छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन केवल 3 कक्षाएं आगे पढ़ता है। अब देखिए क्या कारण हो सकता है, उसके कई सारे कारण होते हैं, या तो लेट एडमिशन हुआ हो या फिर किसी कारणवश, और सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, फेल हो जाना। तो जो बड़ा भाई है वैसे तो वो 5 वर्ष बड़े थे। कई बार देखिए बोर्ड के एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष का अंतर था दोनों में, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ना। तो 5 वर्ष का अंतर था, आपको पता होना चाहिए। और कितनी कक्षाएं आगे थे, 3 कक्षाएं आगे थे। मतलब कि अगर वो पहली कक्षा में थे तो वो तीसरी कक्षा में थे, लेकिन जबकि होना कौन सी कक्षा में चाहिए था, 5वीं कक्षा में, है ना। बड़ा भाई पढ़ाई में अत्यधिक परिश्रम करते थे, परिश्रम मतलब बहुत मेहनत करते थे, और हमेशा किताबों में डूबे रहते थे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं। और वह छोटे भाई को भी लगातार पढ़ने और समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हैं। समय का सदुपयोग मतलब समय को सही तरीके से व्यतीत करना एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दूसरी ओर छोटा भाई खेल कूद में अधिक समय बिताता है। वह पतंग उड़ाता है, खेलता है और मित्रों के साथ मस्ती करता है। आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षा में छोटा भाई अच्छे अंकों से पास हो जाता है, जबकि बड़ा भाई असफल हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। इसके बावजूद बड़ा भाई अपने अनुभव और उम्र के आधार पर छोटे भाई को समझाता रहता है। अब देखिए इसमें कई सारे प्रश्न सामने निकल कर आते हैं। न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न किया गया है, बल्कि एक बड़े भाई का जिम्मेदार होना, एक अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाने के लिए वो किस प्रकार से आदर्शवादी बनता है। ये चीजें, इस प्रकार के मुद्दे हमें बताए गए हैं कि बड़ा भाई किस प्रकार से संयमित रहता है ना। वह बताता है कि केवल परीक्षा पास करना ही सफलता नहीं है, बल्कि जीवन में अनुभव और ज्ञान का भी महत्व होता है। कहानी के अंत में बड़ा भाई स्वयं पतंग के पीछे दौड़ पड़ता है। तब छोटे भाई को समझ आता है कि उसके बड़े भाई भी उसी की तरह बाल सुलभ इच्छाएं रखते हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच प्रेम और आत्मीयता का सुंदर चित्र सामने आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भले ही आप जितने मर्जी बड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं बचपना तो उनके मन में भी होगा। अगर वो सिर्फ अपने भाई से 5 वर्ष बड़े हैं, मान लीजिए वो 11 वर्ष के भी हैं, तो 11 वर्ष का बालक भी तो छोटा ही होता है, उसका बचपना भी खत्म नहीं हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बचपने को दरकिनार करते हुए, ताकि उसका छोटा भाई उसी के आदर्शों पर चलता है, छोटा भाई बड़ों के आदर्शों पर चलता है, तो इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को संयमित रखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि उनका छोटा भाई भी उनको ही देखकर सीखेगा। यह कहानी केवल पढ़ाई की ही नहीं, बल्कि भाई बहन के स्नेह, समझ और जीवन के अनुभवों की कहानी, क्योंकि वो बार बार कहते हैं, भले ही तुम मुझसे ज्यादा हर बार तुम पास हो जाते हो, तुम भले ही मेरे से 5वीं कक्षा में भी आ जाओगे, लेकिन कभी भी तुम मेरे तजुर्बे को नहीं पकड़ पाओगे। जितना तजुर्बा मुझे है, वो तो मैं हमेशा तुमसे 5 वर्ष आगे ही रहूंगा तजुर्बे में, है ना, यानी कि एक्सपीरियंस में, अनुभव में। तो अब हम देख लेते हैं पाठ के मुख्य बिंदु। अनुशासन का महत्व बताया है, परिश्रम और सफलता का संबंध है बताया है, अनुभव का महत्व है, एक्सपीरियंस का, भाई भाई का प्रेम बताया गया है, बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। पाठ से मिलने वाली शिक्षा क्या है, केवल रटकर पढ़ना पर्याप्त नहीं है, जीवन में अनुभवों का विशेष महत्व होता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अनुशासन और परिश्रम आवश्यक है, भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान होना चाहिए, सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। अनुभव, अनुशासन और प्रेम, इन्हीं से बनता है एक सफल जीवन। अगर मान लीजिए आपको कभी अनुच्छेद लिखने के लिए आ जाए अनुशासन पर, है ना, या एक छात्र का जीवन, तो आप इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम आ जाते हैं। उम्मीद है आपको पाठ जो है समझ आ गया होगा, उसका सार क्या है, उसके कठिन शब्द और उसके मुख्य बिंदु। अब हम देख लेते हैं उसके प्रश्न उत्तर। सबसे आप देखेंगे कि अब जो न्यू पैटर्न आया है एग्जाम का, वो थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें। अब हमारे कौन से क्वेश्चंस आते हैं,
वो इजी क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपको एक छोटा सा गद्यांश दे दिया और उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे मैं खेल कूद में अधिक समय बिताता था फिर भी परीक्षा में पास हो जाता था। बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ते थे लेकिन कई बार असफल हो जाते थे। इस गद्यांश से शिक्षा के किस पक्ष पर प्रकाश पड़ता है? केवल रटने की प्रवृत्ति पर, प्रभावी अध्ययन की आवश्यकता, खेल कूद का महत्व नहीं है या परीक्षा का कोई महत्व नहीं होता है? तो इस गद्यांश से हमें क्या पता चलता है कि प्रभावी अध्ययन की आवश्यकता है। 24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 1 घंटे की पढ़ाई करें लेकिन वो बहुत ही सुचारू रूप से होनी चाहिए, प्रभावी अध्ययन होना चाहिए, है ना। यदि बड़े भाई साहब अपनी अध्ययन पद्धति बदलते तो क्या परिणाम हो सकता था? यानी कि अपने पढ़ने का तरीका बदलते, अगर वो शैली वो ढंग बदलते, पद्धति बदलते तो परिणाम क्या हो सकता था, क्या रिजल्ट आ सकता था? वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे क्योंकि केवल अधिक समय पढ़ना नहीं बल्कि सही ढंग से पढ़ना भी आवश्यक होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, गद्यांश में छोटे भाई का कौन सा गुण दिखाई देता है? गद्यांश में हमें कौन सा दिखाई देता है? आत्मविश्वास और स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता मतलब यानी कि इंटेलिजेंस, जो उनकी इंटेलिजेंस थी और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थे वो, है ना, आत्मविश्वासी थे और स्वाभाविक बुद्धिमत्ता जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई को बार बार समझाते थे क्योंकि पहला, उन्हें उस पर अधिकार जमाना था, वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, वे उसे पसंद नहीं करते थे, वे स्वयं असफल हो जाते थे। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। कहानी में बड़े भाई साहब का सबसे प्रभावशाली गुण कौन सा है? क्रोध, घमंड, जिम्मेदारी की भावना या ईर्ष्या? तो हम देखते हैं कि कहानी में बड़े भाई साहब का कौन सा प्रभावशाली गुण है? जिम्मेदारी की भावना। छोटे भाई के अच्छे अंक आने पर भी वह घमंड क्यों नहीं करता था? पहला, उसे अंक पसंद नहीं थे, दूसरा, वह बड़े भाई का सम्मान करता था, तीसरा, उसे डर लगता था, चौथा, उसे अपनी सफलता पर विश्वास नहीं था। तो हमारा क्या हो जाएगा? वह बड़े भाई का सम्मान करता था। कहानी का कौन सा पक्ष आज के समय विद्यार्थियों या आज के विद्यार्थियों में सबसे अधिक जुड़ता है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो आजकल के विद्यार्थियों से कहीं ना कहीं संबंधित है? तो छात्रावास जीवन, भाई बहन का झगड़ा, पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन या परीक्षा का डर? तो हम देखते हैं कि पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन होना बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी पढ़ाई की जाए, क्योंकि केवल पढ़ाई करेंगे और मनोरंजन नहीं करेंगे तो भी हमें कोई अच्छा परिणाम या अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मनोरंजन भी आवश्यक है, जो कि हमारे जैसे जिस प्रकार से व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसी प्रकार से मनोरंजन हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है। केवल अधिक समय पढ़ना ही सफलता की गारंटी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना और संतुलन बनाना ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि कई बच्चे होते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई कि वो चिंतित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हमें धैर्य से काम लेना है और आत्मविश्वास रखना है, बहुत जरूरी है। अब देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, असर्शन रीजन वाले, यानी कि कथन और कारण वाले। हिंदी में इसको कथन और कारण बोलते हैं। पहला है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को बार बार समझाते थे। रीजन क्या है, यानी कि कारण क्या है? वे स्वयं को छोटे भाई के प्रति उत्तरदायी मानते थे। तो पहला ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन सत्य है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। अब देखिए इसमें हमें पहचानना कैसे होता है। असर्शन मतलब एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है आपको कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को बार बार समझाते थे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे पाठ में ऐसा सच में होता है कि क्या बड़े भाई साहब छोटे भाई को बार बार समझाते थे? तो पहली बात तो ये हो गई कि हाँ ये सच है, ये पाठ में भी बताया गया है कि बड़े भाई साहब बार बार छोटे भाई को समझाते थे। तो पहली बात, कथन ए तो सत्य है, सही है।
फिर उसके बाद वे स्वयं को छोटे भाई के प्रति उत्तरदायी मानते थे। क्या ये पाठ में बताया गया है? हाँ, ये भी बताया गया है कि वो अपने भाई के प्रति जिम्मेदार थे। वो एक है ना, आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहते थे, उत्तरदायी मानते थे अपने आप को, इसीलिए वो ऐसा करते थे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या रीजन जो है वो व्याख्या, उसकी जो असर्शन है, हमारा जो कथन है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्या रीजन जो दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग सही है? तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है। वो इसीलिए बार बार समझाते थे क्योंकि वे स्वयं को उसका उत्तरदायी मानते थे। अगर क्योंकि करके आप उसको उत्तर दे पा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसकी सही व्याख्या कर रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आर क्या है? रीजन, और ए क्या है? असर्शन, यानी कि कारण जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। प्रश्न 2 देखेंगे। छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता था। बिल्कुल सही बात है, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता था। बड़े भाई उससे 5 वर्ष बड़े थे। ये भी ठीक है, दोनों सत्य है। 5 वर्ष बड़े थे लेकिन 3 वर्ष कक्षा में आगे थे, तो दोनों ही सत्य हैं। और बड़े भाई का सम्मान करता है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो इसीलिए तो सम्मान करता है, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है क्योंकि बड़े भाई उससे 5 वर्ष बड़े थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। बड़े भाई साहब अनुशासन को सफलता का आधार मानते थे। उनका विश्वास था, अब रीजन क्या है? उनका विश्वास था कि बिना परिश्रम के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए जो बड़े भाई हैं, ये दोनों ही पंक्तियां हमारी पाठ में आई हैं कि जो बड़े भाई साहब हैं वो अनुशासन को ही सफलता का आधार मानते थे। वो मानते थे कि अगर मैं बहुत देर तक पढ़ूंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। उनका विश्वास था कि बिना परिश्रम के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते भी हैं कि बुनियाद जब तक पुख्ता ना हो तो मंजिल तैयार नहीं होती। विश्वास नहीं किया जा सकता, वो तो कभी भी गिर जाएगी मंजिल जो बनाई है ना। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि बड़े भाई साहब अनुशासन को सफलता का आधार मानते थे क्योंकि उनका विश्वास था बिना परिश्रम के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न। तो इसमें क्या है? दोनों ही सही है, दोनों कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। छोटे भाई को अपनी सफलता पर गर्व था। बिल्कुल गर्व था। वह बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान था। अब देखो ये दोनों ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा कि रीजन जो है वो असर्शन की व्याख्या ही नहीं कर रहा, उससे कहीं तरीके से भी किसी भी तरीके से संबंधित ही नहीं है। छोटे भाई को अपनी सफलता पर गर्व था क्योंकि वह बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान था। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों कथन सत्य तो है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसको सफलता पर गर्व था लेकिन वह बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान था, ये सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो हमारे ये हैं प्रश्न, ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग जो बेस्ड क्वेश्चंस है कि आप अपने विचार इसमें लिखेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र बहुत मेहनत करता है लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि दूसरा छात्र कम समय पढ़कर अच्छे अंक ले आता है। बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर आप दोनों को क्या सलाह देंगे? अब देखिए उत्तर क्या लिख सकते हैं कि बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर मैं पहले छात्र को यह सलाह दूंगा कि वह निराश ना हो और अपनी अध्ययन पद्धति की समीक्षा करे। अध्ययन पद्धति मतलब कि जो वो पढ़ाई कर रहा है उसकी पद्धति, उसकी शैली, उसका तरीका क्या है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करे। केवल अधिक समय तक पढ़ना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि विषय को समझकर पढ़ना और नियमित अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। उसे अपनी कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैं भी हमेशा से अपने छात्रों को बोलती हूँ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आप में कमी क्या है। ये आवश्यक नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे को हमारी जब कमियां पता चलती हैं और जब हम उन पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम और अच्छे बनते हैं, है ना। तो दूसरे छात्र को मैं यह सलाह दूंगा कि वह अपनी सफलता पर घमंड ना करे, क्योंकि देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। उसे निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में केवल अच्छे अंक ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि ज्ञान, अनुभव और अनुशासन का भी विशेष महत्व होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी भी
हमेशा हमें मॉडरेट रहना चाहिए, मतलब संतुलन बनाकर हमें जीवन में चलना चाहिए। ना ही बहुत कम किसी चीज में होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब मनोरंजन, बुद्धि, विश्वास, आत्मविश्वास जिससे मैं बात कर रही हूँ, तो ये सभी एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि संतुलित होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का भी विशेष महत्व होता है। दोनों विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आपका छोटा भाई बहन आपकी बात ना मानकर केवल खेल कूद में समय बिताए तो आप क्या करेंगे? अब हम देखेंगे हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसे डांटने या कठोर व्यवहार करने के बजाय प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगी। मैं उसे पढ़ाई के महत्व के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। तीसरा, मैं यह भी बताऊंगा कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों में का अपना महत्व है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं स्वयं उसके लिए एक समय सारणी बनाने में सहायता करूंगा, जिससे वह पढ़ाई और खेल दोनों के लिए पर्याप्त समय निकाल सके। यानी कि आपको पता है ना, वो दोनों भी समय सारणी, छोटा भाई भी जब गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, समय सारणी मतलब टाइम टेबल बनाता है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं खुद ऐसा समय सारणी बनाऊंगा, इतना लचीला, यानी कि जो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाऊंगा, जिसमें कि मनोरंजन का भी स्थान उतना ही होगा। यदि वह किसी विषय में कठिनाई महसूस करे तो मैं उसकी मदद भी करूंगा। इस प्रकार प्रेम, सहयोग और समझदारी से उसे सही दिशा से में प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। देखिए बीच बीच में आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं, कहीं आपको अनुशासन या विद्यार्थी जीवन या संघर्ष, परिश्रम, इन सब चीजों पे कभी भी अनुच्छेद या कुछ भी लिखने को आए तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। जैसे महान सफलता का रहस्य है सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास और संतुलित जीवन। तो इन पंक्तियों का प्रयोग करके आप अनुच्छेद की मतलब शुरुआत या उसका समापन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुच्छेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 1 क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि क्या केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है? बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो नहीं, उत्तर क्या होगा? नहीं। केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र, विवेक, नैतिक मूल्यों तथा जीवन कौशल का विकास करना है। बड़े भाई साहब पाठ में छोटे भाई को अच्छे अंक प्राप्त तो हो जाते हैं, जबकि बड़े भाई साहब कई बार असफल हो जाते हैं। फिर भी बड़े भाई साहब अनुभव, अनुशासन और जीवन की समझ के कारण अधिक परिपक्व दिखाई देते हैं। वे छोटे भाई को बताते हैं कि केवल परीक्षा पास कर लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में सफल होने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव भी आवश्यक होता है। इस प्रकार पाठ यह संदेश देता है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक अर्जित करना नहीं है, बल्कि एक योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति बनना होता है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, विवेक का विश्वास, जीवन कौशल। आप इसको जैसे आप मान लीजिए 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स के अगर ये क्वेश्चन आए कि प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को लिखकर इसको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्ञान का विकास होना चाहिए कि कहानी से जोड़ते हुए कि जिस प्रकार ज्ञान ज्ञान मिलना जरूरी है, बल्कि रटंत विद्या का विरोध करता है ये पाठ, है ना। तो इस तरीके से इसको आप चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर चरित्र निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सही पर डिसीजन लेने आने चाहिए, है ना, अपने जीवन में, और एक जीवन को संतुलित बनाकर हमें चलना चाहिए, है ना। नैतिक मूल्य की शिक्षा मिलती है, विवेक का विकास होना चाहिए, समझ का विकास जिसको हम बोलते हैं, जीवन कौशल, जीवन को जीने की कला आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। कहानी का शीर्षक, अगला प्रश्न देखेंगे।
कहानी का शीर्षक बड़े भाई साहब क्यों सार्थक है? मतलब क्या बड़े भाई साहब कहानी का शीर्षक सही है? ये होना चाहिए था, शीर्षक सही है। बड़े भाई साहब कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है, क्योंकि पूरी कहानी बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व, विचारों और व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती है। वे अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, जिम्मेदार तथा स्नेही है। वे अपने छोटे भाई को निरंतर पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब हमेशा ही वो उनको पढ़ाई के लिए कहते हैं और उसके भविष्य को लेकर चिंता करते हैं या चिंतित रहते हैं। यद्यपि वे परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, फिर भी उनका अनुभव, जीवन दृष्टि और कर्तव्य बोध उन्हें सम्माननीय बनाते हैं। कहानी में उनके और छोटे भाई के संबंधों का अत्यंत मार्मिक एवं हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है। इससे कहानी का मुख्य केंद्र बड़े भाई साहब ही हैं, जिसके कारण बड़े भाई साहब शीर्षक पूरी तरह सार्थक सिद्ध होता है। बड़े भाई साहब की विशेषताएं कई बार पूछ ली जाती हैं, तो क्या बोलेंगे हम? अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, जिम्मेदार, स्नेही, कर्तव्यनिष्ठ, मतलब कर्तव्य निभाने वाले, अपने जीवन की समझ रखने वाले। और आप इन सभी पॉइंट्स को, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा अनुशासन प्रिय, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर 2 लिखा परिश्रमी, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से आपका बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा यदि बड़े भाई साहब की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि बड़े भाई साहब का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब उत्तर क्या होगा? मेरे विचार से बड़े भाई साहब का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह सही नहीं था। उनका परिश्रम, अनुशासन और नियमित अध्ययन पर बल देना निश्चित रूप से प्रशंसनीय था, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन आवश्यक है। वे शिक्षा को गंभीरता से लेते थे और अपने छोटे भाई को भी जिम्मेदार बनाने की सीख देते थे, किंतु वे पढ़ाई में अत्यधिक कठोरता और रटने की प्रवृत्ति को महत्व देते थे। खेल कूद और मनोरंजन को समय की बर्बादी मानते थे। वास्तव में मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल कूद भी उतना ही आवश्यक है जितनी की पढ़ाई। छोटे भाई की सफलता यह सिद्ध करती है कि केवल लंबे समय तक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझदारी से अध्ययन करना और जीवन को संतुलित बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाई साहब के विचारों में कई अच्छी बातें थी, परंतु पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन की कमी थी। यही कारण है कि उनका दृष्टिकोण आंशिक रूप से सही था, पूर्णतः नहीं। मतलब हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि जो बड़े भाई साहब हैं वो पूरी तरह गलत थे, नहीं। उनका जो व्यवहार था वो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ कुछ उसमें गलतियां भी थी। बड़े भाई साहब के दृष्टिकोण की अच्छी बातें क्या क्या थी? कि परिश्रम और अनुशासन पर जोर था, नियमित और गंभीर अध्ययन पर था, छोटे भाई के भविष्य संवारने की चिंता थी। लेकिन दृष्टिकोण की सीमाएं क्या है, मतलब गलतियां क्या क्या थी? कि वो खेलकूद और मनोरंजन को समय की बर्बादी समझते थे, जबकि ऐसा नहीं होता। रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल था। पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन की कमी थी। निष्कर्ष निष्कर्ष क्या है इसका? अतः बड़े भाई साहब का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण प्रेरणादायक तो था, लेकिन उसे पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। सच्ची सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ संतुलन और समझदारी भी आवश्यक है। अभी इसके अंतिम 2 प्रश्न हैं, देखेंगे। कहानी में बड़े भाई साहब असफल होकर भी पाठक के मन में सम्मान क्यों प्राप्त करते हैं? मतलब भले ही वो हर बार फेल हो जाते थे, हर बार वो असफल हो जाते थे, फिर भी पाठक वर्ग जो है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो उसके मन में बड़े भाई के लिए सम्मान क्यों हो जाता था? तो कहानी में बड़े भाई साहब परीक्षा में बार बार असफल होने के बावजूद पाठकों के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे एक जिम्मेदार, परिश्रमी, अनुशासन प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। वे अपने छोटे भाई के भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका उद्देश्य केवल स्वयं की सफलता नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन करना भी है। यद्यपि यद्यपि मतलब जबकि उन्हें परीक्षा में सफलता नहीं मिलती,
फिर भी वे निरंतर मेहनत करते रहते हैं और हार नहीं मानते। अगला पॉइंट, उनकी असफलता उनके चरित्र की श्रेष्ठता को कम नहीं करती, बल्कि उनके संघर्ष, धैर्य और समर्पण को और अधिक उजागर करती है। यही गुण उन्हें पाठकों के लिए सम्माननीय बनाते हैं। बड़े भाई साहब सम्मान के पात्र क्यों? अगर आपको पॉइंट्स में लिखकर और आंसर एक्सप्लेन करना हो, अगर आपको पॉइंट्स में आंसर देना है, क्योंकि वो जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ थे, परिश्रमी और अनुशासन प्रिय, छोटे भाई के सच्चे मार्गदर्शक, असफलता के बावजूद हार ना मानना, संघर्ष, धैर्य और समर्पण से युक्त। आप ये कुछ पॉइंट्स, जैसे हम क्या होता है परीक्षा में इतने सारे, कैसा हम पूरा आंसर याद करें, तो कई बार बच्चे ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लेते हैं और वहां जाकर इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं अपने शब्दों में, तो आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, आज की शिक्षा व्यवस्था में बड़े भाई साहब कहानी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता का अर्थ होता है कि क्या आजकल क्या जरूरत है बड़े भाई साहब पढ़ने की, क्या हमें आवश्यकता है आज के समय में, क्या जरूरत महसूस होती है। तो बड़े भाई साहब कहानी आज की शिक्षा व्यवस्था में भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रासंगिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मतलब क्या जरूरत है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कि क्या वो कहानी आजकल की शिक्षा व्यवस्था में सटीक बैठती है, तो बिल्कुल बैठती है। वर्तमान समय में अधिकांश विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने और प्रतियोगिताओं में सफल होने के दबाव में रहते हैं। कई बार शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही समझ लिया जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व का विकास करना भी है। कहानी यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है, लेकिन केवल रटने से सफलता नहीं मिलती। पढ़ाई के साथ साथ खेल-कूद, मनोरंजन और मानसिक संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है। आज के विद्यार्थी के लिए यह कहानी संतुलित जीवन, विनम्रता, के सम्मान और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। इसलिए यह कहानी आज भी उतनी ही सार्थक और उपयोगी है जितने अपने समय में थी। अब देखिए कुछ पॉइंट्स में अगर हमें लिखना हो आंसर, तो आज भी क्यों प्रासंगिक है? प्रतिस्पर्धा के दौर में सही दिशा दिखाती है, पढ़ाई और जीवन में संतुलन की सीख देती है, समझदारी से पढ़ने और व्यवहारिक ज्ञान का महत्व सिखाती है, चरित्र निर्माण और अच्छे संस्कारों पर बल देती है, एक जिम्मेदार और योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ यह पाठ और उससे संबंधित प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इसी प्रकार से मैं 10वीं कक्षा के सारे पाठों का अध्यापन करूंगी, आप सभी को समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी और जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में प्रश्न आ रहे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं बोलूँ तो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम और सही तरीके से पहले पूरे पाठों को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ आया हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद।